हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास के अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर डिविडेंड वैल्यूएशन अप्रोच किया था, जिसमें 4 मैंने आपको केसेस करवाए थे। ब्रॉडली 4 केस थे हमारे पास। एक बार देखिए दोबारा से। फर्स्ट, कांस्टेंट dividend each year. Second case, constant growth in dividend each year. Third case, constant decline in dividend each year, and supernormal growth in dividend and then stable forever. ये मैंने आपको 1, 2, 3 और 4 केसेस बड़े इंपॉर्टेंट बताए थे। यहां कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला कराया था डीपीएस अपॉन एमपीएस इंटू 100, और अगर बाई चांस प्राइस निकालनी है एमपीएस तो डीपीएस अपॉन के ई इन परसेंटेज। दोनों फॉर्मूले करा दिए थे। के ई निकालना है तो एमपीएस दिया होगा, एमपीएस निकालना है तो के ई गिवन होगा। Second case, KE is equal to D1 upon MPS into 100 plus growth in percentage। अगर MPS निकालना है तो D1 upon KE in percentage minus growth in percentage। Constant decline KE is equal to D1 upon MPS into 100 minus G। MPS is D1 upon KE plus G। सुपर नॉर्मल ग्रोथ मैंने आपको कराया था, इसमें कॉलम्स बनाए थे ईयर्स। जब तक हमारा सुपर नॉर्मल ग्रोथ है तब लास्ट ईयर को हम रिपीट करते हैं। यहां के सारे डिविडेंड निकाल लेते हैं, लास्ट ईयर में प्राइस निकाल लेते हैं और केई एज्यूम करते हैं कुछ भी, उसी पर प्रेजेंट वैल्यू देखते हैं। अगर हमारी वो प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू द मार्केट वैल्यू गिवन इन द क्वेश्चन, तो जो हमने केई एज्यूम किया है वही हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी है। इसी में दूसरा वेरिएंट कराया था, एमपीएस निकालना है, केई गिवन है, फिर तो बड़ा आसान है। उसी तरह ईयर्स के कॉलम बना लिए। लास्ट ईयर जब सुपर नॉर्मल ग्रोथ खत्म होता है उस टाइम प्राइस निकाल ली, फिर प्राइस को जो केई गिवन है उसी को डिस्काउंटिंग टेबल लेके उस पर मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर कैसे निकाली, प्रेजेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर करके उसका सम टोटल कर दिया। ये मैंने आपको सारे केसेस करवाए थे। अब अगर हम सबसे ज्यादा जो अप्लाई होता है वो सेकंड केस होता है, जब थर्ड केस होता है। अगर नेगेटिव ग्रोथ है तो थर्ड हो जाएगा, अगर पॉजिटिव ग्रोथ है तो सेकंड हो जाएगा। हम कोशिश यही करते हैं कि यही वाले फॉर्मूले हमारे लगे। मैंने आपको D1 निकालने का तरीका भी बताया था, एक बार उसको जरा डिस्कस करें। D1 कैसे निकलता है इन केस ऑफ ग्रोथ। मैंने आपको D1 का फॉर्मूला कराया था D0 1 प्लस ग्रोथ, और D1 ऐसे भी कराया था टोटल करंट ईयर डिविडेंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, और ऐसे भी कराया था D1 इज इक्वल टू EPS इंटू DP रेशो, और
एक फोर्थ केस और भी कराया था D1 का, फेस वैल्यू ऑफ 1 इक्विटी शेयर मल्टीप्लाई बाय डिविडेंड का रेट। नॉर्मली यही यूज होता है। अब मुझे बहुत इंपॉर्टेंट एक बात यहां बतानी है। एक क्वेश्चन था बुक का, आपको आएगा, उसमें ईपीएस गिवन था। ईपीएस भी डायरेक्टली नहीं गिवन था, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, नंबर ऑफ शेयर थे, दोनों को डिवाइड करके स्टूडेंट्स ने ईपीएस निकाल लिया। जब हम नेक्स्ट अप्रोच करेंगे, अभी डिविडेंड वैल्यूएशन अप्रोच से अलावा एक और अप्रोच भी है, मैंने आपको बताई थी, अर्निंग प्राइस अप्रोच। वहां ईपीएस यूज होता है, ईपीएस अपॉन मार्केट प्राइस इनटू 100। सारे स्टूडेंट्स ने ईपीएस अपॉन मार्केट प्राइस इनटू 100 करके कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल ली, बट दैट इज रॉन्ग। ईपी अप्रोच कभी नहीं लगानी जब तक क्वेश्चन स्पेसिफाई नहीं करता है। हमेशा ट्राई करनी है कि डिविडेंड वैल्यूएशन अप्रोच ही लगे। हमारे पास ईपीएस गिवन था और उस क्वेश्चन में डीपी रेशियो भी गिवन थी। उस क्वेश्चन में डीपी रेशियो भी गिवन थी, फॉर एग्जांपल 60% गिवन थी। तो अगर मैं ईपीएस को डीपी रेशियो से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा D1 आ जाता है, तो मैं अपना फॉर्मूला D1 वाला लगा सकता हूं। और स्टूडेंट सारे ईपीएस यूज कर रहे हैं, तो हमेशा ट्राई करनी है कि डी के कोई भी फॉर्मूला लग सकता है। सारे फॉर्मूले एक जगह लिख के चेक कर लो कि क्या कोई फॉर्मूला लग रहा है। अगर हाँ डीपी रेशियो ना दी हो, D1 निकल ही नहीं पा रहा, तो हम अर्निंग प्राइस अप्रोच जो कि अभी हमने डिस्कस करनी है वो लगा लेंगे। तो जब डीपी रेशियो दी हो तो D1 निकलेगा ईपीएस इनटू डीपी रेशियो। एक बात तो ये ध्यान रखनी है, मैं भी क्वेश्चन भी करके दिखाता हूं। हमारे फॉर्मूले में ग्रोथ भी चाहिए होती है, प्लस जी होता है केई के फॉर्मूले में। अब ये ग्रोथ निकालने के भी दो फॉर्मूले हैं। जब मैंने आपको डिविडेंड पॉलिसी वाला चैप्टर कराया था, वहां गॉर्डन अप्रोच कराया था, वहां मैंने आपको गॉर्डन अप्रोच का ये फॉर्मूला कराया था और मैंने कहा भी था गॉर्डन में प्राइस ऑफ द शेयर इज ईपीएस 1 माइनस बी अपॉन के ई माइनस बी इंटू आर, जिसको मैंने ग्रोथ बोला था। तो आज हमारा यही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ग्रोथ भी निकल सकती है अगर हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन गिवन हो। तो लो, हाउ टू कैलकुलेट जी इन केस ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड करने के टाइम पर जी कैसे निकलता है। तो इसके दो अप्रोचेस हैं, दो तरीके हैं। एक फर्स्ट, जी का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। फर्स्ट, जी इन परसेंटेज इज इक्वल टू बी इंटू आर। आर इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, एंड बी मैंने डिविडेंड पॉलिसी के चैप्टर में कराया था रिटेंशन रेशियो। रिटेंशन रेशियो जो कि 1 माइनस डीपी रेशियो है। अगर डीपी 40% है तो रिटेंशन 60% है। अगर डीपी 60% तो रिटेंशन 40% है। अगर डीपी 80% है तो रिटेंशन 20% है। तो रिटेंशन इनटू आईआरआर, एक तो ये है। दूसरा, बहुत इंपॉर्टेंट, पेपर में भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, उसने आपको ऐसे दिए हुए थे ईयर्स 1 2 3 4 5 और आपको हर साल का डिविडेंड दिया था। जैसे फर्स्ट ईयर दिया था 5, फिर दिया था 5.4, फिर दिया था 5.832, फिर दिया था 6.298, फिर दिया था 6.8। ये दिए हुए थे डिविडेंड और कह रहे ग्रोथ बताओ। ये अगर हम इसे पहले वाले को स्टार्टिंग डिविडेंड मानते हैं और अगर हमें एंड तक आना है तो हमें 4 बार ग्रोथ ऐड करनी पड़ेगी। इसका मतलब
अगर मुझे डी एन निकालना है, ये एन है लास्ट ईयर, तो मुझे डी ओ पहले वाले डिविडेंड में 1 2 3 4 बार ग्रोथ ऐड करनी पड़ेगी। 1 नहीं, अगर मुझे 5वें साल के डिविडेंड पर जाना है पहले साल से, तो मुझे 5 बार नहीं ग्रोथ ऐड करनी पड़ेगी, 4 बार करनी पड़ेगी। मतलब 5 माइनस 1 4 बार। अगर ये 6th ईयर में आना होता तो 5 बार करनी पड़नी थी। यहां मैं फिगर्स पुट कर लूं, ये गिवन है, डी नॉट गिवन है, ऊपर 4 गिवन है 4 टाइम्स, इसको इधर ले आऊं, डिवाइड कर लो, अब ये टेबल 1 प्लस ग्रोथ रेस टू द पावर n, अगर आपको याद हो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में p इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेस टू द पावर n, इतने पार्ट को हम कंपाउंड फैक्टर टेबल बोलते थे। इतने पार्ट को, ये नहीं, ये CF टेबल, तो ये CF टेबल है। अगर मैं 4th ईयर में CF टेबल अप्रोच कंपाउंड फैक्टर टेबल फॉर 4 ईयर इन 4th ईयर, फॉर नहीं इन 4th ईयर, 4th ईयर में कंपाउंड फैक्टर टेबल अगर मैं देखूं तो चेक करूं कहां 1.36 बन रहा है। 4th ईयर में 1% पर बन रहा है 1.04, 2% पर 1.98, 3% पर 1.12, 4% पर 1.17, 5% पर 1.21, 6% पर 1.26, 7% पर 1.31, 8% पर 1.36, तो 8%। इसको सॉल्व नहीं करना, बस 4th ईयर में कंपाउंड फैक्टर टेबल देखो 1.36 किस परसेंटेज पर बन रहा है, वो हमारा आंसर हो गया। सो ये मेरा डिविडेंड में ग्रोथ निकालने का फॉर्मूला 2 केस है। सो आज हमने डिविडेंड वैल्यूएशन के चारों मॉडल्स, ग्रोथ निकालने के दोनों तरीके कंप्लीट कर लिए। कॉस्ट ऑफ इक्विटी में सेकंड अप्रोच है अर्निंग प्राइस अप्रोच, जिसको हम ईपी अप्रोच भी कहते हैं। ये अप्रोच हम लगाते हैं, अभी मैंने बताया था, ये तब लगाते हैं अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया हो या डी ना निकल रहा हो। ईपीएस, फिर हम डी जब नहीं निकल रहा तो ईपीएस को ही हम डी मान के उसी 100% हम मानते हैं, डीपी पॉलिसी है, ईपीएस ही ले लेते हैं। और आपको ईपीएस पता ही है कैसे निकलता है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अगर है डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ये तब लगाना है अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई करें और D1 नॉट नोन, किसी तरीके से कैलकुलेट नहीं हो रहा, तो हम ईपी अप्रोच, अर्निंग प्राइस अप्रोच लगा देते हैं। थर्ड लास्ट मॉडल, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल CAPM, इससे भी निकल जाता है। ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में लिंटनर और मार्कोविच ने एक मॉडल दिया था, इससे भी कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकलता है। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इक्विटी इज इक्वल टू रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न बीटा मार्केट रेट ऑफ रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। दिस इज सब कुछ गिवन होगा, एक्सपेक्टेड
रेट ऑफ रिटर्न, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, बीटा, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, सब गिवन होगा। सिर्फ आपने फॉर्मूले में पुट करना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल टू रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस बीटा मार्केट रेट ऑफ रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। ये हमारे डिविडेंड के सारे केसेस हो गए कॉस्ट ऑफ इक्विटी के। अब हमने कॉस्ट ऑफ डेट कर लिया, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, रिजर्व्स की भी कॉस्ट होती है। क्या होती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर हम ये पैसा है किसका रिजर्व? शेयर होल्डर्स का। अगर शेयर होल्डर्स को दें, वो कहीं इन्वेस्ट करें, आज मैं अपना पैसा शेयर होल्डर्स को देता हूं, अगर रिटेन ना करता उनको देता, तो उन्होंने कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना था। जहां इन्वेस्ट करना था वहां से रिटर्न आनी थी। अब वो रिटर्न वो फोरगो कर रहे हैं। वो जो रिटर्न फोरगो कर रहे हैं उसे हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी कहते हैं, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। So if company pay such amount to their shareholders, they will definitely invest in some securities. वहां से जो रिटर्न अर्न करनी थी, अब वो रिटर्न अर्न नहीं कर रहे, दैट मीन्स वो रिटर्न फोरगो कर रहे हैं। जो रिटर्न फोरगो कर रहे हैं वही कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स है। तो KR इज इक्वल टू KE, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी के आंसर हैं, फॉर्मूले हैं, वही यहां यूज होंगे। बस इनमें से हमें दो चीजें माइनस करनी है। एक अगर है वो भी क्वेश्चन में, दिस इज ब्रोकरेज रेट ऑफ शेयर होल्डर का लेना है इन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट। मतलब अगर वो इन्वेस्ट कहीं करते, वहां जो ब्रोकरेज लगनी थी वो माइनस करनी है। ऑल्टरनेटिव, मैंने कहा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ऑल्टरनेट। ये भी कंपनी का टैक्स नहीं माइनस करना, टैक्स रेट ऑफ शेयर होल्डर इन ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट। अगर वो कहीं इन्वेस्ट करता, वहां जो टैक्स लगना था आफ्टर टैक्स एंड आफ्टर ब्रोकरेज, जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वही कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स है। किसी क्वेश्चन में ये नॉर्मली गिवन ही नहीं होता, तो KR इज इक्वल टू KE। सो ये हमारे चारों कॉस्ट हो गई, डेट, प्रेफरेंस, इक्विटी एंड रिटेन्ड अर्निंग। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको करवाऊंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।